हेलो बच्चों, वेलकम टू नीतिका की पाठशाला। मैं नीतिका और आज हम लोग फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। बेटा ये मैंने आज की वीडियो आपकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन प्लस आपका यूनिट 1 कवर किया है। और जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब भी मेरी वीडियोस देखें प्लीज अपने साथ एनसीईआरटी बुक विद पेन और पेंसिल लेके साथ में बैठे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो मेरी आज फर्स्ट स्लाइड है उसमें है इंट्रोडक्शन। अगर आपकी एनसीईआरटी बुक में भी देखें बेटा तो उसमें जर्नली सिर्फ ये बताया गया है कि फॉरेस्ट जो है उसके क्या क्या यूजेस हैं। फॉरेस्ट हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट करता है, फॉरेस्ट का हमारी लाइफ में कुछ यूज है भी है कि नहीं। अगर फॉरेस्ट का यूज है भी है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है पेपर इन द बुक। हम आज जो बुक पढ़ रहे हैं जो उसमें पेपर्स हैं वो पेपर भी हमें फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को यूज करके ही मिलता है। बेंचेस, डेस्क, टेबल, डोर्स, विंडो, द डाई दैट कलर योर क्लोथ्स, ये सब कुछ मीन्स वुड हो गया आपका। वुड से हम फर्नीचर्स बना रहे हैं, उसके प्लांट्स को उनके एक्सट्रैक्ट करके उनमें से हम कलर्स ले रहे हैं जिससे हम अपने कपड़ों को कलर करते हैं, डाई करते हैं। स्पाइसेस, आपको पता होगा फॉरेस्ट में ऐसी कई स्पाइसेस होती हैं जिनको हम इवन अपने फूड में भी यूज करते हैं। सेलोफेन रैपर, टॉफी, टेन टू लीफ इन द बीडीज, गम, हनी, कॉफी, टी, रबर। अब ये जो आगे मैं आपको बताऊंगी कई ऐसी लीव्स होती हैं जिनको हम ड्राई करके इन चीजों को यूज करते हैं। जो आजकल ये स्मोकिंग के लिए जो बीडीज यूज होती है वो भी हम एक महुआ लीव आती है उसको ड्राई करने के बाद उसको फोल्ड करके उसी से ये बीडीज बनाई जाती है। हनी आपको ऑब्वियसली पता है हनी बी से होगा। टी, रबर, ये सब कुछ हम लोगों को फॉरेस्ट में। इवन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बेम्बू। बेम्बू ट्रीज आपने देखे होंगे, हम लोगों को ऑब्वियसली पता है इन चीजों को। तो फॉरेस्ट हमें बहुत कुछ देता है। इवन वुड is used for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds, and many other things. आप देखेंगे एनिमल्स कैसे, वी नो दैट कि जो स्नेक है उसकी जो लेदर है, हम कहते हैं ना कि लेदर बेल्ट वी कैन मेक फ्रॉम द मेनी एनिमल स्किन्स ऑल्सो। हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एनिमल्स की स्किन से बनाते हैं, मतलब एवरीथिंग। इवन या मेडिकल मेडिकल टर्म्स में मैं यूज करूँ नीम की लीव्स और तुलसी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, तो ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें हैं जो हम लोगों को फॉरेस्ट से मिलती हैं। कई बार पेपर में आ जाता है कि राइट एनी थ्री या राइट द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट, तो आप लोगों को आई थिंक बहुत बच्चों को बहुत कुछ और भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने जर्नली आपकी बुक में से जो जो था वो ग्रैब की है। आगे हम पढ़ेंगे अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज फास्ट डिसअपियरिंग। अब इतना बढ़िया फॉरेस्ट भगवान ने हमें इतना बढ़िया नेचर दिया है बट हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। बिटवीन द 1700 एंड 1995 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% of the world total area was cleared for industrial uses, cultivation, pastures and fuel wood. अब हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड को अगर हम बात करें जब ये पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जब इंडस्ट्रीज आनी इन्वेंट हुई है, तो हमने देखा है कि 9.3% जो टोटल एरिया था वर्ल्ड का उसको सिर्फ इंडस्ट्रियल के यूजेस के लिए क्लियर किया गया। हमारी कल्टीवेशन फार्मिंग के लिए यूज किया गया है। फ्यूल वुड, वुड को हम निकालते थे उसके लिए हमने यूज किया है। ठीक है, so all these things are used and because of these things, because of our demand, हमारी इतनी डिमांड बढ़ने की वजह से ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही हम लोगों ने फॉरेस्ट को डिसअपियर करना शुरू किया। कहीं ना कहीं हम लोगों ने नेचर को ही खत्म करना शुरू कर दिया। तो मैंने वो जो बेटा 2 स्लाइड्स कंप्लीट की हैं उसपे मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दी है फॉरेस्ट के यूजेस और फॉरेस्ट कैसे डिसअपियर होना शुरू हुआ। आज हम आपके साथ फर्स्ट यूनिट करेंगे जिसका टॉपिक ही है व्हाई डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, पहले तो ये बताओ, और काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं। तो पेपर में आता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन। जंगलों का गायब हो जाना, या आप लोग कई बार बोलते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। दोनों चीजें भी आप लिख सकते हो बेटा। जंगलों का बड़े लार्ज स्केल में गायब हो जाना, खत्म हो जाना, इट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रीसेंट प्रॉब्लम। ये नहीं है कि आजकल की सोसाइटी जो है या जब से इंडस्ट्रीज आई हैं तो डिफॉरेस्टेशन घट हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन तो बहुत पुराना प्रॉब्लम है।
The process began many centuries ago, but under colonial rule, it became more systematic and extensive. कहते जब ब्रिटिश रूल कर रहा था हमारे ऊपर, तब भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। और बट प्रॉब्लम क्या थी, या हम कहेंगे अच्छाई क्या थी, ये तो अब आप मुझे बाद में बताएंगे कि ब्रिटिश पीरियड में ये जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, ये बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर से हो रहा था और बड़े लार्ज स्केल में काम हो रहा था। मतलब अगर ये ट्रीज को कट भी कर रहे थे, तो उसके लिए भी कोई प्लानिंग कर रहे थे कि हमें किस तरह ट्रीज को कट करना चाहिए, कितने स्केल में कट करना चाहिए। तो ये सब कुछ था डिफॉरेस्टेशन की इंट्रोडक्शन। पेपर में जब भी आता है कि डिफॉरेस्टेशन और उसके कॉजेज क्या हैं, तो आप प्लीज बेटा ये 2-3 लाइन जरूर ऐड करिए। तो चलिए, नाउ वील मूव टू द कॉजेस। आपको जैसे मैं स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, आप पेपर में भी प्लीज वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, तो आई श्योर कि आपको टीचर्स कभी भी आपके मार्क्स नहीं कट करेंगे। आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। लैंड को इम्प्रूव करने के लिए डिफॉरेस्टेशन करना, ये कुछ अलग सा नहीं लगा आपको? चलो देखते हैं क्या हुआ। In 1600, approximately one-sixth of India's land mass was under cultivation. कहते हैं 1600 के करीब पूरे इंडिया का अगर मैं लैंड मास लूं, अगर आप एक पिज्जा को इमेजिन करो अपने माइंड में, उसके 6 पीसेस कर दो, तो उसमें से जो 1/6 था, जो वर्स्ट पार्ट था, एक ही पार्ट था, उस टाइम इंडिया का वो लैंड मास सिर्फ कल्टीवेशन के लिए यूज होता था, मीन्स फार्मिंग। इट इज गॉन अप टू अबाउट हाफ। अब वो 1/6 से क्या हो गया, 1 पार्ट से क्या हो गया, हाफ पिज्जा। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हाफ पिज्जा अब कल्टीवेशन के लिए यूज होगा, मींस हाफ लैंड जो थी इंडिया की, अब वो कल्टीवेशन में यूज होने लगी। वो क्या रीजन था? बिकॉज एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड डिमांड फॉर फूड went up, peasant extended the boundaries of cultivation, clearing the forest and breaking new land. अब क्या हो रहा था? ये क्यों हो रहा था बेटा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ऑब्वियसली अब अपने दिमाग में वही लॉजिक लगाओ, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग जो होंगे वो ज्यादा खाना मांगेंगे, ऑब्वियसली जितने लोग होंगे उनको खाना चाहिए। अब अगर खाना चाहिए तो फार्मर्स को कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी, फार्मिंग बढ़ाना पड़ेगी। तो फार्मर्स ने क्या किया, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर दिया। अब बाउंड्रीज कैसे एक्सटेंड होगी, न्यू जगह कैसे मिलेगी? ऑब्वियसली उनको फॉरेस्ट को कट करना पड़े। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ रही है तो फार्मिंग ज्यादा बढ़ रही है, और अगर फार्मिंग करनी है तो आपको न्यू लैंड चाहिए। वो न्यू लैंड उन्होंने कहाँ से खोजी? क्यों ना हम फॉरेस्ट को कट कर दें। तो ये आपका मेन, मैंने आपको एक तरह से देखा जाए फर्स्ट पॉइंट को इलेबोरेट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपैंडेड रैपिडली फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन। कहते हैं ब्रिटिश टाइम में तो ये और फास्ट हो गया था, डिफॉरेस्टेशन एक अलग लिमिट पे ही जा चुकी थी। वो क्या था आगे, किस रीजन से, क्यों इतनी तेजी से ब्रिटिश पीरियड में डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा था, देखते हैं। The British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton. कहते ब्रिटिश ने इंकरेज कर दिया था फार्मर्स को, पीजेंट्स को इंकरेज कर रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करो। कौन से क्रॉप्स को? जैसे जूट हो गया, शुगर हो गया, व्हीट हो गया, कॉटन हो गया। अब ये क्यों इतना उन्होंने प्रेशर किया हमारे पीजेंट्स को, उसका रीजन था बेटा। क्या था रीजन? The demand for these crops increased in 19th century Europe, where the food grains were needed to feed the growing urban population and raw material were required for industrial production. ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि क्रॉप्स की डिमांड बढ़ गई थी। कहाँ बढ़ गई थी? यूरोप में। यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी, मतलब सिटीज में लोग ज्यादा डेवलप हो रहे थे, तो उनको और खाना चाहिए था। प्लस अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही थी और इंडस्ट्रीज भी आ चुकी थी यूरोप में। अब इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, कच्चा सामान चाहिए अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। तो वो इंडिया से ब्रिटेन को कह रहे थे कि हमें कमर्शियल क्रॉप्स दो। इस वजह से ब्रिटेन जो था वो हम पे प्रेशर कर रहा था। द कॉलोनियल स्टेट थॉट दैट फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव। कॉलोनियल स्टेट ये सोचते थे कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है, वो हमें कभी कुछ दे ही नहीं सकते। ऐसा क्यों? अब हम देखेंगे। They were considered to be wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agriculture products and revenue and enhance the income of the state. उन्हें लगता था ब्रिटिशर्स को कि फॉरेस्ट जो है वो अनप्रोडक्टिव है, वाइल्डरनेस है, वहां पे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, और ये हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो पीजेंट्स को या फार्मर्स को यही समझाते थे कि आप प्लीज उनको कट कर दो, फॉरेस्ट को कट कर दो, और उस लैंड को हम कल्टीवेशन में, लैंड में
इंक्लूड कर देते हैं और इससे हमारा ही फायदा होगा। इससे हमारा क्या फायदा होगा? हम जितना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, जितना ज्यादा हम क्रॉप्स को ग्रो करेंगे और आगे किसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे, हमें उसके बदले इनकम मिलेगी। और अगर इनकम मिलेगी तो क्या फायदा हो गया? हम लोगों को ऑब्वियसली हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये चीजें जो थी वो ब्रिटिशर्स ने हमारे पीजेंट्स के माइंड में डाल दिया कि आप फॉरेस्ट को कट करो और उनकी जगह पे कल्टीवेशन करो, उससे हमें इनकम मिलेगी, हमारी जो स्टेट है, हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे ग्रो करेगी। और रिजल्ट क्या हुआ? ऑब्वियसली इन बिटवीन 1880s एंड 1920 में जो कल्टीवेटेड एरिया था, मतलब जो फार्मिंग एरिया था, वो और इंक्रीज हो गया बाय 6.7 हेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपका मैंने फर्स्ट पॉइंट किया था, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। जैसे उन्होंने कहा कि हमें लैंड को इम्प्रूव करना होगा, मींस और कल्टीवेशन करनी होगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा? डिफॉरेस्टेशन करना होगा, फॉरेस्ट को कट करना होगा, जिससे हमारी फार्मिंग इंक्रीज हो। बेसिकली ब्रिटिशर्स देखा जाए तो अपना प्रॉफिट ही भी देख रहे थे कि हम आर एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करेंगे। बट नो डाउट, अब आप सोचेंगे कि मैम नो डाउट कल्टीवेशन तो इंक्रीज हुई, ठीक है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन हो रही है और ये एक डेवलपमेंट का साइन है, एक प्रोग्रेस का साइन है। बट हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, जिस लैंड पे आज हम प्लफिंग कर रहे हैं, जिस लैंड पे आज हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं या इनके लिए हमें फॉरेस्ट को कट करना, फॉरेस्ट को क्लियर करना। ठीक है बेटा, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। आगे हम सेकंड हेडिंग पे चलेंगे, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। अब आप प्लीज ये मत सोचिए कि ट्रैक पे जाके सो जाओ, तो ये मैम समझाने लगे कि इससे डिफॉरेस्टेशन का लॉजिक क्या हो। अब मैं बताती हूँ इसका लॉजिक है, सोने से कोई रिलेशन नहीं है बेटा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग। कहते हैं अर्ली सेंचुरी के टाइम पे इंग्लैंड में ओक फॉरेस्ट जो थे वो गायब होने शुरू हो गए। अब आप सोचेंगे ओक ट्रीज कैसे दिखते थे, तो ओक ट्रीज की मैंने पिक्चर दिखाई हुई है बेटा आपको। ये जो ट्रीज थे वो इंग्लैंड में गायब होने शुरू हो गए। तो इंग्लैंड को चिंता क्यों हो रही थी? देखते हैं। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई फॉर द रॉयल नेवी। अब क्या होता था? इंग्लैंड को अपनी नेवीज, अपनी शिप्स बनाने के लिए टिम्बर की जरूरत होती थी, और वो टिम्बर कहाँ से आती थी? ओक ट्री से आती थी। जब ओक ट्रीज ही गायब हो जाएंगे, इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं, सप्लाई कम हो गई है उनकी, तो शिप्स कैसे बनेंगी? समझ आई बेटा अब? तो बाय 1820s सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब उनकी शिप्स नहीं बन रही है, उनकी नेवी नहीं बिल्डअप हो रही है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी इंग्लैंड से एक पार्टी को भेजते हैं कि जाओ आप इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करके आओ, कि क्या हमें वहां से कोई ऐसी वुड मिल सकती है जिससे हम नेवी बिल्ड कर सके। तो चले देखते हैं क्या हुआ। विद इन अ डेकेड trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timbers were being exported from India. यस, अब वो यहाँ पर आए हैं और इंडिया तो वैसे ही बहुत रिसोर्सेज से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी वुड्स हैं यहाँ पे, और जिससे इंग्लैंड की जो शिप्स हैं वो बिल्ड हो सकती हैं। तो लार्ज स्केल में हमारे फॉरेस्ट को कट करने लग गए और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो टिम्बर था वो इंडिया से इंग्लैंड की तरफ एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1815s क्रिएटेड अ न्यू डिमांड। अब जैसे मैंने पिक्चर में कहा, एक और प्लीज। हाँ जी, उनको सिर्फ इसी में शांति नहीं मिली कि हम लोग अपने, कि इंडिया के फॉरेस्ट को कट करो और अपनी रॉयल नेवी हम बिल्ड करेंगे। उनको लगा कि एक और प्लीज, क्यों ना हम इस वुड से रेलवे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। रेलवे एक्सपेंशन का आप कहोगे मैम लकड़ी से क्या मतलब है, वुड से क्या मतलब? तो आओ मैं आपको बताती हूँ। Railways were essential for colonial trade and for the movement of imperial troops. अब वो रेलवेज क्यों एक्सपैंड कर रहे थे? रेलवेज एक्सपैंड करने का रीजन था कि ब्रिटिश जब इंडिया में आया तो उसने देखा कि इंडिया में तो बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, मगर ये रिसोर्सेज मैं अपनी ब्रिटेन या तक कैसे पहुंचाऊं? तो उसने सोचा कि अब मैं, ये तो है नहीं कि एक एक पर्सन अपनी पीठ पे रखेगा और सामान इंग्लैंड लेके जाएगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं रेलवेज को एक्सपैंड करूं। रेलवेज के थ्रू क्या होगा? ट्रेडिंग होनी शुरू होगी। और मूवमेंट ऑफ इंपीरियल ट्रूप मीन्स जब मुझे ब्रिटेन की आर्मी को इंडिया में बुलाना होगा, या यहाँ से कुछ सोल्जर्स को इंडिया ब्रिटेन भेजना होगा किसी काम से, तो रेलवेज बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए उन्होंने रेलवेज को इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी। अब हुआ क्या? रेलवेज एक्सपैंड होगी, तो वुड का काम से मतलब आया। अब रेलवेज चलाने के लिए मुझे फ्यूल की जरूरत थी, तो वुड मेरा एज अ फ्यूल काम करने लगा। टू रन लोकोमोटिव्स, एक मशीन आप याद रखेंगे, पुराने जमाने में याद रखते थे ना, फ्यूल डालते थे हम
इंजन्स में तो ट्रेन चलनी शुरू हो जाती, तो ये वुड उसलिए यूज हो रही थी। एंड टू रेलवे लाइन स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। मैंने आपको पिक्चर दिखाई हुई, आप देख रहे होंगे वुड की, लकड़ी की स्लीपर्स आप देख रहे हैं स्लांटिंग लाइन में। ठीक है बेटा। तो पहले उस टाइम स्टील आयरन की तो कोई बात ही नहीं हुआ करती थी, तो बहुत अच्छी वुड को स्लीपर्स में यूज किया जाता था। स्लीपर्स मीन जो ये लेटी हुई लाइंस है, जो लेटी हुई जो ट्रैक है, ये क्या करती थी, ट्रैक को पकड़ के रखती थी, होल्ड करके रखती थी। और ये स्लीपर्स की वजह से रेलवे ट्रैक्स बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने शुरू हुए। ट्रैक्स बनेंगे तो रेलवेज एक्सपैंड हो जाएंगी, रेलवे एक्सपेंशन हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। By 1890s, about 25,000 kilometer of track has been laid. अब देखो 90s तक तो 25,000 तक इतने ट्रैक्स बना दिए गए थे। एंड इन 1946 द लेंथ ऑफ द ट्रैक्स विल बी इंक्रीज टू 7 लाख कुछ तक चले गए थे। तो मतलब देखो कितने ज्यादा उन्होंने हमारी वुड को कट किया होगा एक रेलवे ट्रैक्स के लिए। As the railway track spread throughout the India, a larger and larger number of trees were felled. Obviously, आप जितनी ज्यादा रेलवे ट्रैक्स बनाओगे उतने ज्यादा आपको पेड़ कट करने होंगे। अब in the Madras presidency alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers. अब देखा जाए तो सिर्फ एक मद्रास एक अलग से ऐसी एक स्टेट थी जिसमें एनुअली हर साल 35,000 करीब ट्रीज को कट किया जाता। अब ये कट कैसे हो रहे थे? जो गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडिविजुअल्स टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। जो गवर्नमेंट होती थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, वो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती थी कि आप हमें इतनी सप्लाई लाके दो, हमें इतनी लकड़ी की जरूरत है, आप हमें सप्लाई लाके दो। These contractors began cutting trees indiscriminately. Forest around the railway tracks fast started disappearing. अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते होंगे, आगे किसी लोगों को हायर करते होंगे कि तुम्हें मैं पैसे दूंगा, जाओ पेड़ काट के आओ, इतनी मुझे वुड चाहिए, वी हैव टू प्रोवाइड देम टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हमें ब्रिटिश लोगों को देनी होगी, गवर्नमेंट को देनी होगी। वो मतलब कोई लिमिट ही नहीं थी, इतने बे लिमिटलेस पेड़ कट रहे थे वहां पे। और ज्यादातर हम देखें तो जो फॉरेस्ट एरिया, जो रेलवे लाइंस के आसपास जितने भी फॉरेस्ट एरिया थे, वो सबसे जल्दी खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि उनको ये होगा ना कि बहुत इजीली यहाँ से लकड़ी मिलेगी और हम यहाँ से ट्रैक बना देंगे, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक बना देंगे। तो ये हमारा एक रीजन था कि रेलवेज की एक्सपेंशन के लिए स्लीपर्स करने थे, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो था वो और स्पीड से इंक्रीज हो। ठीक है बेटा। पहले हमने पॉइंट किया कि लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, ऐसी उन्होंने हमारे दिमाग में बातें डाली कि हम अपनी लैंड को इम्प्रूव कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर दो। सेकंड उन्होंने पॉइंट किया कि स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, ट्रैक की एक्सपेंशन के लिए, रेलवेज की एक्सपेंशन के लिए ट्रैक बनाने हैं, और जिसके लिए हमें स्लीपर्स की जरूरत है, वुड की जरूरत है। तो देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है हमारा। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का लास्ट पॉइंट है प्लांटेशन। अब क्या हो रहा था, प्लांटेशन क्या होता है, जब हम एक लार्ज स्केल में किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी ये कवर्ड किया होगा। सो लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी, रबर टू मीट यूरोपियंस ग्रोइंग नीड फॉर दिस कमोडिटी। लो जी, अब एक और चीज होगी, यूरोप को एक और चीज चाहिए, यूरोप को यहाँ से टी, कॉफी और रबर चाहिए, और उसकी प्लांटेशन की डिमांड आ गई कि चलो हमें ये चीजें चाहिए। तो हमारे इंडिया में शुरू हो गया टी, कॉफी, रबर की प्लांटेशन। नाउ कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या करी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करी थी, हमारे सारे फॉरेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल कर रही थी। एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियन प्लांटर्स एट चीप रेट। और यहाँ पर जो यूरोपियन प्लांटर्स आते थे, जो यहाँ पे डिमांड करते थे, उनको ये लैंड बहुत ही चीप रेट पे दे दी। ठीक है, तो ये हमारी इंडिया की लैंड जो थी वो बहुत ही चीप रेट में किसको मिल गई, यूरोपियंस को मिल गई। These areas were enclosed and cleared of forest and planted with tea and coffee. ज्यादा से ज्यादा जंगलों को काट दिया गया। अब वो क्यों काटा होगा, ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि उनको तो चाहिए थी टी, कॉफी, रबर। उसकी प्लांटेशन के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा लैंड चाहिए थी, और वो लैंड कहाँ थी, फॉरेस्ट के पास। तो उन्होंने फॉरेस्ट को कट किया और प्लांटेशन को ग्रो किया। तो मैंने आज आपके साथ बेटा 5 मार्क क्वेश्चन खत्म किया और साथ ही यूनिट 1 कंप्लीट किया है कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। पेपर में कई बार आ जाता है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या हैं। हमने पढ़ लिया कि लार्ज स्केल में ट्रीज को कट करना या लार्ज स्केल में फॉरेस्ट कट गायब हो जाना इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। उसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक और प्लांटेशन। इन तीनों रीजंस की वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत स्पीड से हो रहा था।
एंड आई होप आपको ये मेरा पार्ट अच्छा लगा होगा। यूनिट 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, प्लीज मुझे कमेंट करिए। और बेटा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय बेटा।